हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका हम आज क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसी फास्टेस्ट रिवीजन का जो पार्ट है उसी में हम आगे पढ़ते हुए से चैप्टर 4 में आए हैं। और उसका जो चैप्टर 4 का नाम है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसका जो चैप्टर है ये सेक्शन नंबर 37 से स्टार्ट होकर जाता है सेक्शन नंबर 67 तक। तो सेक्शन 37 से 67 तक क्या है? चैप्टर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 37 में। सेक्शन 37 क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन क्या होगी पार्टीज की जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, या तो परफॉर्म करेंगी या तो ऑफर करेंगी परफॉर्म करने के लिए देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, अनलेस जब तक परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। मतलब पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली वो खुद परफॉर्म करेंगी, आइदर परफॉर्म या ऑफर करेंगी परफॉर्म करने के लिए, जब तक वो परफॉर्मेंस किसी कानून के द्वारा या इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा डिस्पेंस मतलब ख़त्म, या फिर अब इसको आगे परफॉर्म नहीं करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बताती है, एक्सक्यूज़ नहीं करती है, तब तक ये पार्टीज परफॉर्म करेंगी जब तक डिस्पेंस ना किया जाए। अब आते हैं प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर्स। जो प्रोमिसेस हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है किसके? प्रोमिसर के। उनकी जो प्रॉमिस हुई है, अगर प्रोमिसर ने कोई परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस किया हुआ है, तो अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो कौन परफॉर्म करेगा? इसमें पहला आता है, अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत है तो पर्सनल क्वालिफिकेशन में रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ए जो कि प्रॉमिस कर रहा है पेंट करने के लिए पिक्चर ऑफ बी ऑन सर्टेन डे एट सर्टेन प्राइस, लेकिन ए की डेथ हो जाती है बिफोर दैट डे, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और जब बात आती है दूसरा कि मतलब कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं है, विदाउट एनी पर्सनल क्वालिफिकेशन, मतलब जैसे कि ये एग्जांपल है, ए प्रॉमिस करता है कि वो बी को सामान डिलीवर करेगा, लेकिन एक जो है मर जाता है बिफोर सामान के डिलीवर होने के पहले। यहाँ पे ए के रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होंगे कि वो सामान को डिलीवर करे, और बी उनको बाउंड होगा कि वो 1000 रुपये ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को पे करे। तो ये दो जो एग्जांपल्स हैं ये हमेशा प्री में पूछे जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 38 के अंतर्गत। सेक्शन 38 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। कब क्या इफेक्ट होगा अगर रिफ्यूज़ कर दिया जाए ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को? वेयर अ प्रोमिसर, अगर कोई प्रोमिसर है, उसने कोई ऑफ़र दिया है परफॉर्मेंस करने के लिए टू द प्रोमिसी, प्रोमिसर ने ऑफ़र किया है कि प्रोमिसी को परफॉर्म करने के लिए, और वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया गया, द प्रोमिसर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर प्रोमिसी ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रोमिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वहीं पे ये जो ऑफ़र है इसमें कुछ कंडीशन है। एवरी सच ऑफ़र मस्ट फुलफिल सम सर्टेन कंडीशंस। पहला कंडीशन है, वो जो ऑफ़र दिया गया था परफॉर्म करने के लिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी मेड इन प्रॉपर टाइम एंड प्लेस में होना चाहिए। तीसरा बोल दिया कि ऑफ़र जो है वो डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट थिंग ऑफर्ड। मतलब प्रोमिसी के पास युक्त समय होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि जो थिंग ऑफर की गई है वो उसको देख सके, समझ सके। ये हो गया सेक्शन नंबर 38। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 39 में। सेक्शन नंबर 39 बोलता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। अगर कोई पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है परफॉर्म करने से तब क्या होगा? व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज्ड, कोई भी पार्टी अगर रिफ्यूज़ कर देती है परफॉर्म करने से, या फिर डिसेबल कर लेती है अपने आप को, डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रोमिसी, तो जो प्रोमिसी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन एंड कर सकता है? प्रोमिसी एंड कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को।
unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। मतलब जब तक ये प्रोमिसी एंड कर सकता है, लेकिन जब तक उसके वर्ड्स या उसके कंडक्ट से ये प्रूफ नहीं हो जा रहा कि वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है। तो इस सेक्शन को बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए बोलता है, ए एक सिंगर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है बी के साथ, जो कि मैनेजर है एक थिएटर का। ए सिंगर होते हुए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच हुआ था कि 2 नाइट्स इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ। 2 हफ्ते 2 नाइट्स इन एवरी वीक मतलब 2 दिन, हर हफ्ते में 2 दिन वो गाएगा फॉर अगले 2 महीने के लिए। और बी उसको उस चीज़ के लिए 100 रुपीज़ फॉर ईच नाइट पे करेगा। लेकिन 6th नाइट को ए जो है वो विलफुली एब्सेंट हो जाता है हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। मतलब वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है परफॉर्म करने से या डिसेबल कर ले रहा है अपने आप को परफॉर्म होने से। तब बी के पास ये लिबर्टी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे ख़त्म कर सकता है। ये बताया गया है 39 का इलस्ट्रेशन। और वहीं पे जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बोलता है कि सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो है ए फिर वापस से 7वें दिन मतलब 6th डे को वो एब्सेंट हुआ और 7वें दिन आके फिर से गा लेता है। और बी क्या करता है, सिग्निफाई हिज एक्यूजेंस इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बी ऐसा ही समझता है जैसे कि ये बताया गया कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो एक्यूजेंस कर देता है और कंटिन्यू करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। तब वो जो बी है अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता बाद में, बट ही इज़ एंटाइटल्ड टू डैमेजेस सस्टेन्ड बाय हिम थ्रू एज फेलियर टू सिंग ऑन 6th नाइट। बट वो 6th नाइट को जो उसका डैमेज हुआ है वो उसको क्लेम कर सकता है। ये बताया गया सेक्शन 39 के अंतर्गत। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 40। सेक्शन 40 क्या बोलता है? सेक्शन 40 बोलता है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, किसके द्वारा प्रॉमिस परफॉर्म किया जाना है। सेक्शन 40 में बता दिया गया कि इफ़ इट द नेचर अपीयर्स, तो प्रॉमिस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, तो या तो पहले बता दिया गया प्रॉमिसर या उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 41 में। सेक्शन 41 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। अगर कोई प्रॉमिसी एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस को किसी थर्ड पर्सन से, तब वो कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट फ्रॉम द प्रपोजर। मतलब वो बाद में प्रॉमिसर से परफॉर्म नहीं करवा सकता अगर उसने थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा लिया है तो। अब आते हैं सेक्शन 42 में, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़। 2 और मोर पर्सन अगर जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ his representative jointly with the survivor, after the death of the last survivor the representative of all jointly must fulfill the promise। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग ने कोई चीज़ को प्रॉमिस किया था करने का, तो बाद में किसी की डेथ हो जाती है तो जो बचे हुए 2 लोग हैं वो उस प्रॉमिस को पूरा का पूरा परफॉर्म करेंगे। ये बताया गया सेक्शन 42 में। 42 के बाद हम डायरेक्ट चलेंगे 45 में। 42 का जो बताया गया है जॉइंट राइट के बारे में, जॉइंट लाइबिलिटीज़ बताई गई है 42। हम इसके लिए एक शॉर्टकट बनाए हैं JLR, जैसे जैक्वार लैंड रोवर का एक ये नाम है, वैसे ही JLR। जे से जॉइंट याद रखिए, L से लाइबिलिटीज़, जो कि जॉइंट लाइबिलिटीज़ हो गया 42 में। और जब बात आएगी जॉइंट राइट्स की तो वो हो जाएगा 45 में। तो JLR, JL मतलब 42, JR मतलब 45, जॉइंट लाइबिलिटीज जॉइंट राइट्स। अब हम सेक्शन 45 को समझते हैं। सेक्शन 45 में बता दिया गया डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट। कोई भी पर्सन अगर प्रॉमिस करता है 2 और मोर पर्सन जॉइंटली, तब द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट, क्लेम जो राइट है क्लेम परफॉर्मेंस का वो बिटवीन हिम एंड देम विद देम ड्यूरिंग द जॉइंट लाइफ उनके पास होगा, और उनके डेथ के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास होगा, और आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी वही राइट होगा जो उनके पास था। अब आते हैं सेक्शन नंबर 43 में।
सेक्शन 43 में बताया गया है एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, किसी भी जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल किया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिसर हैं वहाँ पे प्रोमिसी क्या करेगा, किसी भी पर्सन को कंपेल करेगा वन और मोर जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रोमिस, पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करने के लिए बोलेगा। जैसे ए, बी और सी हैं, इन तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस किया था डी के साथ, तो डी जो कि प्रॉमिसी है वो इन में से किसी को भी बोल सकता है कि तुम जाके परफॉर्म करो, और किसी एक को भी बोल सकता है कि पूरा का पूरा प्रॉमिस कोई एक पर्सन परफॉर्म करे। ये हो गया सेक्शन नंबर 43 में। अब वहीं पे बता दिया गया प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इस सेक्शन 43 को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो है ये है कि जब दो से ज़्यादा लोग जो जॉइंट प्रोमिसर हैं उनमें से मे कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली एंड हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। मतलब उनमें से जैसे दो या दो से ज़्यादा प्रोमिसर हैं तो कोई एक सबको कंपेल कर सकता है कि सब लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करें उस परफॉर्मेंस के लिए। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है कंट्रीब्यूशन में तो जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर होंगे वो उस लॉस को बियर करेंगे फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ इक्वल शेयर। जैसे ए, बी और सी थे, इन तीनों ने 100 रुपीज़ देने के लिए वादा किया था, किसको, डी को। लेकिन अब ए ने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो बी और सी दोनों 150 रुपीज़ देंगे डी को। ये बता दिया गया सेक्शन 43 के अंतर्गत। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 44 में। सेक्शन 44 में बता दिया इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन और जॉइंट प्रोमिसर। जैसे कि हम एक ढोल पिक्चर आई थी, उसमें 4 लड़के हैं ए, बी, सी, डी। अब ये सारे ए के मामा के पास जाते हैं, मामा जी के पास जाते हैं पैसा मांगने के लिए। ए, बी, सी, डी, मामा जी सबको 5-5 हज़ार रुपये पैसा दे देते हैं। अब बात आ रही है जब वापस करने की पैसा, तब मामा जी क्योंकि अपना एक भांजा है ए, तो वो उसको हटा देते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम रहने दो, तुम पे मत करो। बाकी जो बी, सी, डी हैं वो उनसे पैसा मांग सकते हैं। ये बता गया है सेक्शन 44 के अंतर्गत। जब कोई भी दो या दो से अधिक पर्सन हैं तो किसी भी एक पर्सन को जो जॉइंट प्रोमिसर है उसको कौन रिलीज कर सकता है, तो प्रोमिसी डज डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसी नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 46 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 46 में बताया गया है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। 46 से लेके स्टार्ट हुआ है, ये 50 तक गया है, जिसमें टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। 46 में बता दिया गया कि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, तो टाइम फॉर परफॉर्मेंस होगा परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम। और ये रीजनेबल टाइम क्या होगा, व्हाट इज़ अ रीजनेबल टाइम, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। अब आते हैं सेक्शन 47 में टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड। टाइम तो स्पेसिफाई किया गया लेकिन एप्लीकेशन कब मेड किया जाएगा ये नहीं बताया गया। तो एप्लीकेशन मेड किया जाएगा ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस ऑफ सच डे एंड एट प्लेस एट विच प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, जहाँ पे प्रॉमिस परफॉर्म किया जाना है। सेक्शन 48 में बता दिया गया कि एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, प्रॉपर टाइम और प्लेस में ही परफॉर्म किया जाएगा। बताया गया है जो परफॉर्मेंस का एप्लीकेशन है वो हमेशा और हमेशा प्रॉपर टाइम और प्लेस में लगाया जाएगा। प्रॉपर टाइम और प्लेस क्या होगा, विद इन द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस होगा। अब आते हैं ये जो प्रॉपर टाइम और प्लेस होगा वो क्या होगा, प्रॉपर टाइम ऑफ प्लेस जो होगा वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। अब आते हैं प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस बताया गया है सेक्शन 49 के अंतर्गत, जिसमें बताया गया है जो रीजनेबल प्लेस होगा, रीजनेबल प्लेस फॉर परफॉर्मेंस मतलब कहाँ पे अगर प्लेस कोई बताई नहीं गई है तो रीजनेबल प्लेस होगा, मतलब युक्त जगह पे आपको परफॉर्म करना है उस प्रॉमिस को। अब आते हैं सेक्शन 50 में डायरेक्ट। सेक्शन 50 इसमें बता दिया गया कि जो परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सेंक्शनड बाय द प्रॉमिसी,
इसमें ये बताया गया कि जो परफॉर्मेंस है वो कैसे किया जाएगा, जैसा कि प्रॉमिसी बताए, मतलब किस मैनर में करना है और कितने समय करना है ये कौन डिसाइड करेगा, जैसे कि प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब करे या सेंक्शन करे वैसा ही परफॉर्मेंस करना होगा, ये बता दिया गया सेक्शन 50 के अंतर्गत। सेक्शन 46 से लेके 50 तक सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद रखना है सेक्शंस की, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है वहाँ पे, क्योंकि प्री में उससे अंदर से सवाल आने के चांसेस कम रहते हैं। अब हम समझते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस जो है वो 51 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 58 तक। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है 51 में बताया गया है कि प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है वो बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए। कब? जब प्रॉमिसी जो है वो रेडी और विलिंग नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ है जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस करना है, उसमें अगर प्रॉमिसर को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है जब तक प्रॉमिसी रेडी और विलिंग नहीं है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। ए डिड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज़ रेडी और विलिंग टू पे। मतलब ए को गुड्स को डिलीवर करने की ज़रूरत जब तक नहीं है जब तक बी रेडी और विलिंग नहीं है उसको पे करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 52 में, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसमें बताया गया किस ऑर्डर में परफॉर्मेंस होगी रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। तो ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी परफॉर्म इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये किसके द्वारा फिक्स होगा? तो ये फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे कि ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस। ए जो है एक घर बनाएगा और बी एट फिक्स प्राइस, किसके लिए? बी के लिए फिक्स प्राइस पे, बी उसको पे करेगा। ए प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म्ड। ए को पहले अपना वो जो घर है वो बना के देना होगा, उसके बाद ही वो बी से पेमेंट की उम्मीद कर सकता है। मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है ये बाय कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होगा। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 53 में। सेक्शन 53 बताया गया है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट। जो पर्सन प्रिवेंट कर रहा है किसी इवेंट को उसकी लाइबिलिटी होगी। क्या लाइबिलिटी होगी? वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी प्रिवेंट द अदर। तो जैसे कि हम इसको पहले एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक ए है, उसको अपना घर पेंट कराना था, किससे? बी से। लेकिन बी जब घर इसके आया पेंट करने के लिए तो ये जो महाशय हैं ए ने घर में ताला लगा के चले गए और फ़ोन वोन सब स्विच ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है इवेंट को। तो यहाँ पे बी की कोई गलती है क्या? नहीं है। तब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। जिसको प्रिवेंट किया गया उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अब वो यहाँ पे आके मना कर सकता है और इसके लिए, क्योंकि ये अब वॉइडेबल है, एंड ही इज़ एंटाइटल टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर। और साथ ही साथ बी इससे कंपनसेशन भी ले सकता है फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस विच ही में सस्टेन इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 54 में। 54 में भी सिंपल बताया गया कि इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट। जब कोई डिफ़ॉल्ट करता है एज टू द प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ए है जिसको अपना घर बनवाना था, किससे? बी से। बी कौन है? इसका घर बनाने वाला बिल्डर है। और ए कौन है जिसको अपना घर बनवाना है? अब ए को घर बनवाना था तो बी ने ये बोला था कि आप मुझे टिम्बर ला के दीजिए, मतलब लकड़ी और उसका सामान ला के दीजिए, तभी तो वो घर बनाएगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? डिफ़ॉल्ट कर दिया। ए ने सामान लाके टिम्बर लाके दिया ही नहीं बी को। तो क्या बी परफॉर्म कर पाएगा अपना पार्ट? नहीं कर पाएगा। तो यहीं पे ये बताया गया कि वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म्ड और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम टिल द अदर हैज़ परफॉर्म्ड। जब तक सामने वाला परफॉर्म नहीं करेगा तब तक वो अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिपेंडेंट है सामने वाले के परफॉर्मेंस के ऊपर। और जो पर्सन द प्रोमिसर ऑफ द प्रोमिस लास्ट मेंशन फेल्स टू परफॉर्म इट। जो प्रोमिसर है ए, उसने फेल हो गया अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए,
तो सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस, तब वो आगे जाके उससे बी से क्लेम नहीं कर सकता परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ उसको कंपनसेशन भी देना होगा अदर पार्टी को फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर एनी लॉस विच द अदर पार्टी में सस्टेन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बताया गया सेक्शन 54 के अंतर्गत। अब आते हैं सेक्शन 55 में। सेक्शन 55 ये बोलता है कि इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फेस टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट विच टाइम इज एसेंशियल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 55 में बता दिया गया जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है टाइम एक एसेंशियल कंटेंट है। तो when a party to a contract promises to do a certain thing or before a specified time or certain thing at or before a specified time and fails to do such thing, उस टाइम के पहले उसने उस काम को नहीं किया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। ठीक है, ये जो प्रॉमिस किया गया था उसको परफॉर्म करना था एक पर्टिकुलर समय के पहले, लेकिन उसने नहीं किया, तो ये क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। किसके लिए, एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी के लिए। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वॉज द टाइम शुड बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे टाइम एक एसेंस था, मतलब उस टाइम के पहले उसको करना ही था, तब जो होगा वो वॉइडेबल होगा। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 56 में। सेक्शन 56 क्या बोलता है, सेक्शन 56 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। सेक्शन 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कोई ऐसा एक्ट जो कि इम्पॉसिबल है, जिसको किया ही नहीं जा सकता, ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। इसको बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब इसमें बता दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आगे जाके इम्पॉसिबल हो रहे हैं या अनलॉफुल हो रहे हैं, वो सारे के सारे वॉइड होंगे। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल है, इसको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, मतलब जादू से खजाना लेकर आएगा, और ये एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, लेकिन बिफोर द फिक्स मैरिज फिक्स्ड और डेट, जो डेट फिक्स की गई थी मैरिज के लिए, उसके पहले ए पागल हो गया, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, इस केस का नाम है क्रेल वर्सेस हेनरी। ये प्रीवी काउंसिल का केस है और सुप्रीम कोर्ट का डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे सबसे इम्पॉर्टेंट केस मैं बताने जा रहा हूँ। उस केस का नाम है सत्यव्रता घोष वर्सेस मंगनी राम। ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, सत्यव्रता घोष वर्सेस मंगनी राम। इस केस को आप टिक कर लीजिए क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 57 में। सेक्शन 57 क्या बोलता है, सेक्शन 57 और 58 एक जैसे ही हैं लगभग। इसमें बताया गया रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऐसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस जिसका कुछ पोर्शन लीगल है और कुछ पोर्शन इलीगल है। तो जो लीगल पोर्शन है उसको एनफोर्स किया जा सकता है, और जो सेकंड जो कि इलीगल है उसको वॉइड होगा, वो वॉइड होगा, मतलब उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, दोज एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट को हम एनफोर्स नहीं कर सकते। अब आते हैं सेक्शन नंबर 58 में, अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अल्टरनेटिव प्रॉमिस में से जैसे एक ब्रांच जो है वो लीगल है और दूसरी इलीगल है। जैसे कि ये एग्जांपल बताया गया है, ए एंड बी एग्री दैट ए शैल पे 1000 रुपये फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड डिलीवर राइस और स्मगल्ड ओपियम। तो राइस के लिए तो ये वैलिड है, लेकिन स्मगल्ड ओपियम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो यहाँ पे आ गया सेक्शन 58,
अब हम पढ़ते हैं 59 से लेके 61 तक का जो पोर्शन है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट को लेके। 59 एक ऐसा सेक्शन है जो मैक्सिमम लोग को समझ में ही नहीं आता है, लेकिन ये बहुत इजी सेक्शन है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट का एप्लीकेशन वेयर डेब्ट इज टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। डेब्ट क्या होता है? जब एक ए बी को कुछ पैसे जैसे 1000 रुपये देता है तो यहाँ पे बी कौन हो गया? डेप्टर हो गया। मतलब इसके ऊपर अब डेप्ट है कि वो 1000 रुपये ए को वापस करेगा। यहाँ पे बात की गई है वेयर अ डेप्टर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेप्ट, एक पर्सन बहुत सारे कर्जे लेकर रखा हुआ है और मेक्स अ पेमेंट टू हिम either express intimation or under circumstances that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। मतलब एक पर्सन बहुत सारे डेप्ट लेकर रखा हुआ है, जैसे एक ए है, ये बी है, ये 1 2 3 मतलब ये 1000 रुपये का डेप्ट है, ये 500 रुपये का डेप्ट है, ये 200 रुपये का डेप्ट है। तो ये जब पे करेगा तो ये बताएगा कि मैं कौन सा वाला डेप्ट पे कर रहा हूँ। ये तीनों एक ही पर्सन से है, ए से, लेकिन इसको अब बताना होगा जब ये पैसा पे करेगा, जैसे इसने 200 रुपये दिया तो इसको बताना होगा कि ये 1000 रुपये के लिए कर रहा है, कि ये 500 रुपये के लिए कर रहा है, कि ये 200 रुपये को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। तो ये चीज़ एक्सप्रेसली उसको बतानी होगी, किसको? बी को। यही बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट के बारे में, जब डेप्ट को डिस्चार्ज किया जा रहा है। और इसमें सबसे एक फेमस केस लॉ है जिसका नाम है क्लेटॉन्स केस। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 60 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 60 भी कुछ नहीं है, 59 का ही एक्सटेंशन है। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड। जैसे वहाँ पे बी को बताना था कि कौन सा पेमेंट उसने पे किया है, अगर वो नहीं बताता है, नॉट इंडिकेट, जब वो इंडिकेट नहीं करता है तब क्रेडिटर जो पेमेंट उसको दिया था उसके डिस्क्रिप्शन पे होगा टू एनी लॉफुल डेब्ट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेप्टर वेदर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइमिंग ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स। मतलब ये अब क्रेडिटर के ऊपर होगा, जब उसने इंडिकेट नहीं किया है तब क्रेडिटर के ऊपर होगा सोल कि वो कौन सा डेप्ट को मान रहा है कि कौन सा डेप्ट पे हुआ है या नहीं हुआ है। और वो डेप्ट ज़रूरी नहीं है कि वो विद इन और विदाउट लिमिटेशन है। मतलब कोई डेप्ट अगर 3 साल के पहले का भी है तो वो उसको भी अपने डिस्क्रिप्शन पे रख के मान सकता है कि उसका पेमेंट हो गया है, अगर कोई पर्सन पेमेंट के लिए इंडिकेट नहीं करता है जब। अब आते हैं सेक्शन 61 में, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। जब कोई भी पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी इन डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट। अगर कोई भी पार्टी नहीं बताती है कि कब कौन सा पेमेंट हुआ था, तब इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जो टाइम के ऑर्डर में जो सबसे पहला पेमेंट जो डेप्ट लिया गया था उसको पहले पे किया हुआ माना जाएगा, उसके बाद जो अगला लिया गया था वो माना जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला। तो जो ऑर्डर ऑफ टाइम होगा वो कंसिडर किया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 62 में। सेक्शन 62 में सिर्फ बताया गया इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसीजन, अल्ट्रेशन एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी एग्री करती है सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट तब, और टू रिसाइंड और टू अल्टर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कोई नया परफॉर्मेंस मतलब सब्सटीट्यूट हो जाता है नया कॉन्ट्रैक्ट, तब उसको ओरिजिनल को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 63 में। सेक्शन 63 बोलते हैं प्रॉमिस में डिस्पेंस और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। कोई भी प्रॉमिसी डिस्पेंस कर सकता है या फिर रिमिट कर सकता है कोई भी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को, विच में एक्सटेंड टू द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और में एक्सेप्ट द सेटिस्फेक्शन विच इज थिंग्स फिट। जैसे ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, बट बी जो है वो आफ्टरवर्ड फॉरबिड्स हिम टू डू सो। ए इज़ नो लॉन्गर बाउंड बाय हिज प्रॉमिस। मतलब अब उसने रेमिट कर दिया तो उसको परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 64 और 65, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। 64 में बताया गया है जो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसीजन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वेयर द पर्सन एट हुज ऑप्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइंड्स। जब भी वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे किसी एक पर्सन के लिए वो वॉइडेबल है, तो जब भी वो रिसाइंड करेगा तो उसको जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी उसने बेनिफिट रिसीव किया है उसको वापस करना होगा, मतलब रिस्टोर करना होगा उस पर्सन को जिससे उसने लिया था। अब आते हैं सेक्शन नंबर 65,
जब कभी भी void कॉन्ट्रैक्ट होगा, एनी एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी void, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, एनी पर्सन, जो भी पर्सन कोई एडवांटेज लिया था उस एग्रीमेंट के अंतर्गत या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो वो उसको रिस्टोर करना होगा। अगर कोई भी है तो उसको रिस्टोर करना होगा, या तो फिर कंपनसेशन फॉर इट्स पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड सो, या तो उसको कंपनसेशन देना होगा। तो वॉइड होता है सेक्शन 65 में, तो रिस्टोर करना होगा या फिर कंपनसेशन देना होगा। अब आते हैं अपन सेक्शन 66 में। सेक्शन 66 बोलता है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रेसिजन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द रिसीजन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन सेम मैनर, जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल किया जाता है, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल किया जा सकता है, वैसे ही रेसिजन किया जाएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 67 में, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस। इफ़ एनी प्रोमिस, जो भी प्रोमिसी है वो निगलेक्ट या फिर रिफ्यूज़ कर देता है प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज़ देने से, तब परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रोमिस द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज्ड बाय सच निगलेक्ट और रिफ्यूज बाय नॉन परफॉर्मेंस कॉज्ड। जैसे कि ए है, वो ये बोलता है बी को कि तुम मेरे घर के रिपेयर कर दो, लेकिन ए जो है वो उसको बी को बताने में भूल कर देता है, निगलेक्ट कर देता है या फिर रिफ्यूज़ कर देता है, कि वो बताता ही नहीं कहाँ कहाँ पे रिपेयर करना है। तो अगर बी के नॉन परफॉर्मेंस को फिर वो बाद में चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि निगलेक्ट और रिफ्यूज़ किसने किया है, ए ने किया है।